वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा अमीनुल हक साहब ने, बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर भी हैं, वफाकी वजीर भी हैं और कराची ज़ाहिर है कि कराची को ओन करते हैं, कराची की सीटें हैं, कराची के लोगों का एतमाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर भी। मेन जो MQM के एरिया हैं वहां पर हमने पूरा ये ट्रैक देखा। अमीनुल हक साहब कोई एक झंडा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नहीं लगा हुआ, सारा का सारा क्रेडिट क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का है, क्या है जरा बताइए। मैं अमीन साहब रफत बात कर रहा हूं। मैं एक बात और इस पे इजाफा कर दूं कि कराची शहर में आप भी बरसों से सियासत कर रहे हैं, हम भी बरसों से चीजें देख रहे हैं, परचमों से ही तायुन होता है। तो होता था जब MQM बड़े उरूज पर थी तो होता था हर बल्दिया भी उनके पास थी, वफाक में भी थे, सूबे में भी थे, अपना परचम लगाते थे। पीपल्स पार्टी अपना परचम लगाती थी, तहरीक इंसाफ ने अपना लगा रखा है। आप इत्तेहादी हैं और मेजर इत्तेहादी हैं और कराची के स्टेक होल्डर भी हैं। आप लोगों की नुमाइंदगी उस तरह से नजर नहीं आ रही जिस तरह तहरीक इंसाफ की नजर आ रही है, वजह क्या है? देखिए, ताबड़तोड़ तरीके से इमरान ने भी और रिफत ने भी एक ने कई सवालात कर लिया, मैं अर्ज कर देता हूँ। असल देखिए, MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े इत्तेहादी है और इस इत्तेहादी होने के साथ साथ कराची की बड़ी स्टेक होल्डर है। अभी आपने देखा कि ये जो सूरत हाल जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से हुआ, तो MQM पाकिस्तान ने भी तमाम शहर के तमाम जगह पे बड़े बड़े बैनर्स आवेदा कर दिए थे और वो लगे हुए थे। एज फार एज ग्रीन लाइन का कंसर्न है, मैं समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान ने हर फोरम पे, चाहे वो कराची डेवलपमेंट की जो अर्बन डेवलपमेंट पैकेज का मामला आया, इसी तरीके से वो जो KTC बनी, कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी, और जब MQM के वफद प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात किए या उनकी टीम से मुलाकात की तो हर मौके पे हमने 3-4 चीजों को उठाया है। जिसमें टॉप लेवल पे मेरा हर ग्रीन लाइन का मंसूबा था, K4 का मंसूबा था, KCR का मंसूबा था, या फिर मेरा हाल है कि सेंसस की बात थी। तो हम स्टेक होल्डर के हवाले से बिल्कुल, जहां तक आपकी बात है झंडे लगाना ना लगाना, देखिए मेरा हाल है कि पूरे पाकिस्तान को पता, और बिलखसूस आप MQM की इंसाइक्लोपीडिया है, आप मेरा हाल है कि 80 के दहाई से 2021 तक यू नो ईच एंड एवरीथिंग। यस, वी हैड अ वेरी फाइनेंशियल क्राइसिस MQM के साथ मौजूद है, जिसके बिना पे मेरा हाल है कि इतने बड़े पैमाने पे हम शहर में झंडा लगाने, बैनर लगाने पे अफोर्ड नहीं। झंडा लगाने की बात तो मैंने वैसे ही कर दी थी, मैं कह रहा हूँ आपको उस तरह से आप नजर, मतलब आप लोगों को भी उतना ही सामने रखना चाहिए था। या सर, इसको ऐसे कह लेते हैं कि आज बड़ा इवेंट था, कराची के स्टेक होल्डर्स, उनको प्राइम मिनिस्टर साथ मिलाते, मज़ार कायद के ऊपर तकरीब होती, एक पॉलिटिकल हार्मनी होती, वजीर आला सिंध भी वहां पर मौजूद होते, कितना अच्छा मैसेज जाता। ये मैं इमरान में अर्ज कर देता हूँ, बिल्कुल आज की इस इवेंट में MQM पाकिस्तान बिल्कुल मौजूद होगी। MQM के तमाम अराकान कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, सेनेटर मौजूद होंगे। MQM के पार्लिमानी लीडर जो कौमी असेंबली में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी पार्टी के कन्वीनर भी हैं, वो खुद मौजूद होंगे और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला खालिद मकबूल सिद्दीकी भी इस पर खिताब करेंगे आज की तकरीब में। तो हमारी प्रेजेंस 100% मौजूद होगी। और सबसे अच्छी बात क्या, हम तो कराची के अवाम की जंग लड़ रहे हैं, शहरी सिंध के अवाम के जो ख्वाहिशात है उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस बात का 100% उम्मीद है कि यस, कराची के अवाम MQM पर 3 दहाइयों से एतमाद करते चले आए हैं। और फिर रिफत, आपको अंदाजा है कि ये अगर अभी मेरा ख्याल 1 महीना पहले, 1.25 महीने पहले जो है कराची सिंध कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ, MQM पाकिस्तान 17 सीटों के साथ इमर्ज एज ए सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन द सिंध। तो यस, हमारी ख्वाहिश है कि हम अवाम की आवाज में लाएं, उनके साथ रहे और उनकी ख्वाहिशात को आगे पहुंचाते रहे। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि अच्छा अमीन साहब, एक बात मैं कहूंगा, इसमें एक छोटी सी बात कहूंगा कि आपको देखें इख्तियार तो बहुत पहले भी मिला था। आप ये कहेंगे पुरानी बात ना करूं, लेकिन पुरानी बात किए बगैर गुजारा नहीं है कि एक इस कराची शहर ने एक ऐसा मैंडेट दिया था आपको, लेकिन माजी में क्यों नहीं हो सका था, थोड़ा सा ये भी लोगों को मालूम होना चाहिए। और अब ऐसी क्या तब्दीली आई है कि वो सारे मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे, आप तहरीक इंसाफ से बातें मनवा लेंगे। हालांकि तहरीक इंसाफ ने नजरअंदाज किया है, जब उनको जरूरत पड़ी है तो आपसे बात करते हैं। देखिए, MQM के पास जब इख्तियार रहा है तो मेरा ख्याल MQM ने शहर कराची के लिए काम किया। जस्ट एक एग्जांपल, मैं 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ। 1989 बल्कि 1987 के एंड में मेयर कराची डॉक्टर फारूक सत्तार बनते और पाकिस्तान का पहला फ्लाईओवर कहाँ बनता है? कराची में, नाजाबाद में। आप इसके गवाह मौजूद है। 1991 फारूक सत्तार मेयर होते हैं। पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे बरसगीर का पहला मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कहाँ बनता है? कराची बनता है। और
آج بھی وہ کراچی کے بیسٹ ہاسپٹل میں شمار ہوتا ہے، بیسٹ میڈیکل کالج میں شمار ہوتا ہے، جب 100% میرٹ پہ داخلہ دیا جاتا، آپ کو جس کے وٹنس موجود ہوں گے۔ تو اس کے بعد اگر 2003، 4، 5، 6، 7 کا وہ معاملہ دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی وجہ سے اس شہر میں درجنوں کے حساب سے فلائی اوور، انڈر پاسز بنائے گئے، گرین بسز کا ایک پورا جال پھیلایا گیا، لیکن انفارچونیٹلی جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، بے حس، نااہل، کرپٹ، اور میں سمجھتا کراچی دشمن جسے میں سمجھتا پیپلز پارٹی کی حکومت کو، تو جب ان کی حکومت آتی ہے تو پوری ڈائنامک کو تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اس ڈائنامک میں تبدیلی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ آج 21ویں صدی میں رہتے ہوئے بھی ہم 18ویں صدی کے چنچی رکشا پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، آج W11 یا 1D کے بسوں کے چھتوں پہ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جب میں پشاور دیکھتا ہوں، میں پنڈی دیکھتا ہوں، ملتان دیکھتا ہوں، لاہور دیکھتا ہوں، تو وہاں میٹرو کس نے بنایا؟ وہاں کی صوبائی حکومت نے بنایا۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ صوبائی حکومت ان شہروں کو اون کرتی ہے، لیکن میرے مراد علی شاہ صاحب جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے، وہ کراچی کو اون نہیں کرتے، کراچی کے ساتھ ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں۔ تو بحالت مجبوری وفاقی حکومت اس میں آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یس بالکل شک شبہ سے بالا تر ہے کہ 2016 میں ماضی کی حکومت نے اس کی سنگ بنیاد رکھی۔ امین اللہ صاحب، ایک بات سے پوچھ لوں کہ آپ نے کہا کہ وہ ڈسکرمنیشن کرتے ہیں، تو بات ہے وفاق بھی تو ہمارے ساتھ یہی سلوک کر رہا ہے۔ کراچی کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ کراچی میں نوکریوں کا معاملہ لے لیں، کراچی میں جو انفراسٹرکچر کی بات ہے اسے لے لیں، تو ہمارے ساتھ تو سبھی لوگ یہی سلوک کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس پر آپ بہتر زیادہ بتا سکتے ہیں۔ جب تک درست ہے کہ جہاں سندھ کی صوبائی حکومت تو 100%، میں ریپیٹ کرتا 100% ڈسکرمنیٹ کرتی ہے، کراچی یا حیدرآباد کے کوئی ڈیولپمنٹ پیکج دینے کو تیار نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو اگر موجود بھی ہے تو اس پہ بھی روڑے اٹکاتی رہتی ہے۔ لیکن وفاق کی جہاں تک صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 65% وفاق کو دیتے تو ہم توقع رکھتے ہیں کراچی کے ماں کہ ہمیں وفاق کی طرف سے بہت زیادہ چیزیں ملنی چاہیے، اور ہماری انفراسٹرکچر کو، ہماری بنیادی ضروریات کو، ہماری نوکری کے معاملات کو بہتر کرنا چاہیے۔ ابھی صاحب ملنا چاہیے نہیں، ملیں گے میں آ رہا ہوں، اس کے اوپر آ رہا ہوں۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ اسی طریقے سے گرین لینڈ کا منصوبہ کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ وفاق کی طرف سے آیا۔ آپ گواہ اس بات کے کہ 52 فائر ٹینڈر جو اسٹیٹ آف دی آرٹ KMC کو دیے، کس نے دی؟ وفاقی حکومت نے دی۔ اسی طریقے سے اگر K4 کے منصوبے پہ سندھ حکومت کی ناکامی، نااہلی نظر آئی تو وفاق نے کیا فیصلہ کیا؟ وفاق نے فیصلہ کیا کہ یس K4 کا منصوبہ تھا 100 ارب کا یا 150 ارب کا، وفاق نے کہا کہ ہم اسے مکمل کر کے دیں گے۔ اگین جب میں پوچھتا ہوں کہ فائر ٹینڈر کا معاملہ ہو، ٹرانسپورٹ کا معاملہ، پانی کا معاملہ ہو، رفعت یا عمران، آپ کو پتا ہے کہ یہ تمام چیزیں 18ویں ترمیم کے بعد سکہ بند ذمہ داری سندھ حکومت کی بنتی تھی، ان کی ناکامی کے بنا پر وفاقی حکومت انوالو ہو رہی ہے۔ اور ہم تشویش کا بھی اظہار کرتا ہوں۔ امین صاحب، اب یہ جو کراچی بریز جو پروجیکٹ ہے، جس میں گرین لائن بھی ہے، اورنج لائن بھی ہے، بلو لائن بھی ہے، یلو لائن بھی ہے، ریڈ لائن بھی ہے، یہ اتنی ساری لائنز جو ہیں، یہ کم از کم پھر موجودہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے پاکستان میں، سیاسی منظرنامہ چل رہا ہے، ان میں تو پھر ممکن نہیں ہے، پھر تو سیاست ہوتی رہے گی۔ پھر کیا ایسی آئیڈیل سچویشن ہوگی، آئیڈیل جو وہ پولیٹیکل سینیریو ہوگا جس میں یہ سارے جو ایگزیکیوٹ ہو جائیں؟ دیکھیں، بڑی اچھی بات کی ریڈ لائن، بلو لائن۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا نا، آپ سب کو پتا ہے کہ اسی گرین لائن کے ساتھ ایک اورنج لائن بھی منسلک ہے، بالکل اورنگی سے لے کر بورڈ آفس تک آنے 3.5 کلومیٹر ہے۔ ٹرسٹ می، پاکستان پیپلز پارٹی کراچی دشمنی کی بنیاد پر اسے مکمل نہیں کر پائی ہے۔ وہ آج بھی ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ سندھ حکومت تمام چیزیں تیاری کر لے گی اور گرین لائن اور اورنج لائن ساتھ ساتھ چلے گی، لیکن آج کے حساب سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی وہ 6 مہینہ سے 8 مہینہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ نے کہا کہ ان بسوں کی خریداری کے لیے ہم جو ہے چیک دے چکے ہیں، گورنر صاحب کی یہ خواہش تھی 54 کروڑ کا، اور یہ تھی کہ ایک ہی کمپنی سے سارا تھا کہ نظام متاثر نہ ہو، تو کہنا ہم نے اس پہ بالکل ان کی بات کو ایگری کیا اور ہم نے ان کے حوالے کر چکے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں مکمل نہیں ہوئی بسوں کے حوالے سے۔ رفت، اردو میں ایک محاورہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ کا گما ہونے لگے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کل تک SIDCL کو ہوئی ہے، آپ گواہ ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام دیتے تھے، SIDCL کہتے تھے ہم سندھ میں کام نہیں کرنے دیں گے، SIDCL کے بارے میں کہتے کرپشن کا گڑ بن چکا ہے۔ اب کس منہ سے یہ، چونکہ ان کی ناکامی نظر آئی، یہ پچھلے میرا خیال ہے آپ لازمی طور پہ جب نواز شریف صاحب نے گرین لائن کا منصوبے کا میں موجود تھا اسی میں قائم علی شاہ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں یہ بسیں اورنج لائن کی بسیں میں دوں گا،
ऑर्डिनेंस मैं तैयार करके दूंगा। जब उनसे बसों का मैनेज ना हो पाया तो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से रजू किया। हमने कराची की मोहब्बत में, औरंगी टाउन के अवाम की मोहब्बत में था कि बिल्कुल हम ये बसें, अगर आप हमें पैसे देते, लेकिन ये पैसे हमें वक्त पे नहीं दिए गए, जिसके बिना पे ये डिले हुआ है। और आज भी फेडरल गवर्नमेंट क्या कहती है कि तमाम जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, ये इसका खर्चा भी फेडरल गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है। और उसने क्या ऑफर किया है कि ऑरेंज लाइन के साथ साथ अगर मुस्तकबिल करीब में रेड लाइन या ब्लू लाइन बनने जाती है तो उसको भी हम कंप्यूटराइज सिस्टम से इंटीग्रेट करेंगे आपस में। तो अमीन साहब, बात यह है कि फिर लुब्बे लुबाब सारी गुफ्तगू का यही हुआ कि हम कराची के शहरी जो हैं उसी में ब्लेम गेम में ही सफर करते रहेंगे। आप कहेंगे, आपकी बात भी हमने बिल्कुल मानी, आप सही कह रहे हैं। हमें अवैस कादिर शाह की बात जो उन्होंने कही वो भी हमने मानी, जो कुछ और रहनुमा कह रहे हैं, तो क्या करें, किस तरफ जाएं, किसकी बात का यकीन करें? मैं अर्ज कर देता हूँ। देखिए, वो तमाम, आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 2007 से लेकर 2013 तक, 2007 में भी और सूबाई की हुकूमत थी, क्या उन्होंने कराची के लिए, शहरी सिंध के लिए कोई मनसूबा शुरू किया? नहीं, रिजल्ट नेगेटिव नहीं। इवन कराची और हैदराबाद का हाईवे तक नहीं शुरू कर पाए, ये भी दूसरी हुकूमत आई तो करके दी। तो मैं समझता हूँ कि ये तो करने ही नहीं चाहते थे। हाँ, वफाक की तरफ से जो ग्राउंड पे आने हुई चीजें मेरा ख्याल रिफत आपको नजर आ रही, जिस तरह मैंने कहा ग्रीन लाइन का मनसूबा, K4 का मनसूबा, 52 टेंडर का मनसूबा। इवन आपको पता है कि कराची के ये जो सरजानी से लेकर अगर आप चले जाते बोर्ड ऑफिस तक, ये 4 फ्लाईओवर किसने बना के दिया? फेडरल गवर्नमेंट ने बना के दिया। इसी तरह से गार्डन के ऊपर जो 1 अरब की लागत से जो रोड बनाया गया, किसने बनाया? फेडरल गवर्नमेंट ने बना के दिया। आज इसी तरह मंगो पीर के ऊपर जो 1 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से जो रोड बनाए जा रहे हैं, किसकी लागत से बनाए जा रहे हैं? लेकिन ये जिम्मेदारी बनती थी सूबाई हुकूमत की। तो सूबाई हुकूमत ने करे तो एटलीस्ट अमीन साहब, इसका मतलब ये हुआ सर कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है और फाइनेंशियल इकोनॉमी ना फेडरल प्रोविंशियल को देगा और ना ही प्रोविंशियल जो है वो लोकल बॉडीज को देगी। तो फिर तीनों में एक ही हुकूमत हो तो फिर आइडियल है, फिर कराची आगे बढ़ेगा। और इसमें इजाफा कर दूं कि रेफरियों के बैठने के बावजूद भी मामला सॉल्व नहीं हो रहे। इसकी वजूहत क्या है? रेफरियों से मुराद मेरी, आप खुद समझ गए होंगे बात। मैं दोनों सवाल कब पे आता हूँ। नंबर 1 के देखिए, बिल्कुल वफाकी हुकूमत बिल्कुल ख्वाहिश है कि पावर डिवॉल्व किया जाए, और उसका अमलन चीजें क्या नजर आ रहा है कि NFC अवार्ड से हर साल सूबाई हुकूमत इनको 800 अरब से ज्यादा पैसे मिलते हैं। सवाल ये पैदा होता है, इसके बाद जिम्मेदारी किसकी बनती है? सूबाई हुकूमत की बनती थी कि वो PFC कमीशन, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को तश्कील दे और उसके बाद वो डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तालुका और UC लेवल पे पावर को डिवॉल्व किया जाए। लेकिन इनका क्योंकि बडेरा सिस्टम माइंड सेट है, जिसके बिना पे आपने देखा कि 2013 में लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जो तब्दीली करके वो तमाम इख्तियार जो पहले निमतुल्ला खान साहब के पास से, डॉक्टर फारूक अख्तर के पास से, मुस्तफा कमाल के पास से, वो तमाम इख्तियार छीने गए। और अब सोने पे सवाल क्या किया गया कि 2021 को जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया, वो बाकी जो इख्तियार है वो भी छीन लिए गए। हाँ, सिर्फ एक इख्तियार मैं समझता हूँ मेयर कराची के पास है, वो क्या है कि वो टॉयलेट बना सकता है और टॉयलेट को मेंटेन कर सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरे सियासी पार्टी की जितनी अपोजिशन पार्टी है, मैं देख रहा था आपका प्रोग्राम कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियां इसके ऊपर आई थी, सब लोगों ने मेरा ख्याल है कि सूबाई हुकूमत की इस एक तरफा अदली अक्सरियत की बुनियाद पे जो सिंध लोकल गवर्नमेंट में तब्दीली की, इसकी मदम्मत की और कर रही है। दूसरी सवाल जो रिफत ने किया था, मेरा ख्याल है कि रिफत हम और आप साथ बैठेंगे तो इसको डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो सवाल भी बड़े नाजुक हैं, उनके जवाबात मेरे ख्याल में शायद ऑन ईयर ना आ सके। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद। और ट्रांसमिशन हमारी जारी है और बात कर रहे हैं कराची के हवाले से। ये ग्रीन लाइन मंसूबा जो मुकम्मल हुआ, आगे 2-3-4 प्रोजेक्ट्स और हैं, क्योंकि ये कराची ब्रीज के नाम से है और कराची ब्रीज एक मास ट्रांजिट कराची के लिए जो है वो पूरा एक मंसूबा होगा। लेकिन मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में, जिसमें अदम बर्दाश्त है, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को बर्दाश्त करने की रवादार नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी नहीं है, और प्रोविंस जो है वो 3rd टियर गवर्नमेंट को किसी खाते में नहीं लाती, ये चीजें ऐसे नहीं हो सकती। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।